गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डिटर्मिनेंट का पार्ट 19 जिसमें एक्सरसाइज 4.5 का दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 16 तक सॉल्व कर चुके हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पे आधारित है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, समझ लीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। ठीक है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3, तो देन एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये ऑप्शन चार्ट दिया हुआ है। ए में है कि डिटर्मिनेंट ए, बी है इतना, सी है इतना, तो कौन सा इसमें ऑप्शन का आंसर सही है। तो देखिए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब तो आप समझते होंगे। सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स यदि हम कहते हैं, इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। जब हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो तो इसको कहते हैं सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, और यदि हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर का मतलब है डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए हमारा एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, थ्योरम 1 में एक लिखता है कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, थ्योरम 1 में एक कंडीशन दिया हुआ है कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये हमारा थ्योरम 1 कहता है। प्रॉपर्टी समझ लीजिए, थ्योरम समझ लीजिए जो भी। तो इसमें ये कहता है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। चलिए, तो हम लोग ये थ्योरम 1 है कह रहा है, ये किसके लिए है? फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। आप कह सकते हैं फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसमें सिंगुलर भी आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर के लिए भी आएगा, तो ये दोनों ही कंडीशन के लिए हमारा फार्मूला काम करेगा। ठीक है, तो अब इसमें 3 कंडीशन है, 3 में हम कोई भी 2 को ले लेते हैं। हमको चूँकि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो कोई भी हम इसमें से 2 को ले लेते हैं। मान लीजिए हम इसी को ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं, ये इसको छोड़ देते हैं, तो हम ये दोनों को लेते हैं। एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या हम जानते हैं, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ठीक है, अब इसको एक काम करिए, एडजॉइंट ए जो कहते हैं लिखते हैं एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई को हम लोग लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स चूँकि है, तो ये मैट्रिक्स है, इसको लिए इसलिए हम लोग आई को लिख सकते हैं इस तरह से 1 0 0 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसलिए 3 ऑर्डर का ले रहे हैं। 1 0 0 0 1। ठीक है, हम लोग आई के बदले ये लिखेंगे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ हमारा। अब डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, तो हम लोग मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स में क्या होता है, एलिमेंट जो बाहर होता है उसका मल्टीप्लिकेशन हर एलिमेंट से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हर एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या रिजल्ट हमारा आएगा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए, और थोड़ा नीचे लिखिए इसको,
या यहीं पे इसको कर देते हैं, ठीक है, यहीं पे कर देते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि डिटर्मिनेंट ए, जीरो को करेंगे डिटर्मिनेंट ए से तो जीरो हो जाएगा, ये दोनों जीरो ही रहेगा, ये भी जीरो, ये हमारा आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, और ये क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा, ठीक है। मल्टी अप्लाई कर दिए हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम इधर भी डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे और इधर भी डिटर्मिनेंट कर देंगे इसको, ठीक है। तो एडजॉइंट ए इंटू ए में भी हम डिटर्मिनेंट लगाते हैं, और इधर में भी जो मैट्रिक्स है अभी इसको हम डिटर्मिनेंट का साइन दे देते हैं। ये डिटर्मिनेंट बन गया हमारा 0 0 0 0 ठीक है। यहाँ तक सॉरी डिटर्मिनेंट है, बोथ साइड हम लोग डिटर्मिनेंट का साइन को लगाए हैं, डिटर्मिनेंट कर रहे हैं बोथ साइड। अब देखिए डिटर्मिनेंट में एक थ्योरम हम लोग पहले भी वेरीफाई कर चुके हैं कि यदि डिटर्मिनेंट में ए बी डिटर्मिनेंट हो तो इसको हम लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। अगर ए बी डिटर्मिनेंट हो तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये पहले भी हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं। तो हम लोग इसी के आधार पे यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, एडजॉइंट ए इंटू ए है, तो इसको हम लोग अलग अलग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं, तो क्या बनेगा ये एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट और इंटू डिटर्मिनेंट ये ए को भी अलग कर दिए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू। अब इसमें देखिए प्रत्येक कॉलम में या प्रत्येक रो में कहिए हम डिटर्मिनेंट ए कॉमन लेते हैं। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि आप कोई भी एक रो या एक कॉलम से ही कॉमन ले सकते हैं। तो एक रो से जब हम लेंगे तो किस में क्या मिलेगा हमारा ए डिटर्मिनेंट ए निकलेगा यहाँ से। अगर हम पहला कॉलम से लेते हैं कॉमन डिटर्मिनेंट ए ले लेते हैं, फिर दूसरा कॉलम से भी ले लेते हैं डिटर्मिनेंट ए को, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तीसरा कॉलम से भी हम डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 पावर आ जाएगा क्यूब, ठीक है, ये क्यूब हो गया हमारा। तो हमारा बचा और क्या डिटर्मिनेंट 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 ये बचा हमारा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। हम तीनों ही कॉलम से आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि टेकिंग कॉमन डिटर्मिनेंट ए फ्रॉम C1 C2 एंड C3, ये तीनों से ही हम लोग कॉमन ले लिए हैं डिटर्मिनेंट ए को, तो हमारा ए क्यू बन गया है ये। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेकिंग कॉमन डिटर्मिनेंट ए फ्रॉम C1 C2 C3, तो जब हम कॉमन लिए हैं तो हमारा ए क्यू बन गया ये, और ये 1 1 1 आ गया। अब देखिए इसका इस तरह के डिटर्मिनेंट का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप थोड़ा सा अगर देखिए तो हम 2 ऑर्डर का लेते हैं डिटर्मिनेंट। मान लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का लेते हैं, ठीक है, तो ये 2 ऑर्डर का हमारा क्या हुआ डिटर्मिनेंट हुआ। अब इसको यदि हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 1 × 1 1 माइनस 0 अर्थात 1। इसी तरह से अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितना भी हो ऑर्डर का हो, उसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसका वैल्यू ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। आप ये निकाल के देख सकते हैं 3 ऑर्डर का चूंकि यहाँ पे है तो इसका भी वैल्यू 1 ही आएगा। और शॉर्टकट तरीका आप लोग को एक बता देते हैं कि यदि मान लीजिए हमारा कोई डिटर्मिनेंट
कितना भी ऑर्डर का हो, मान लीजिए 1 0 0, यहाँ रख लेते हैं 2 0, यहाँ 0 0, यहाँ 4 रख लेते हैं। अगर इस तरह का कोई डिटर्मिनेंट हो जिसका डायगोनल एलिमेंट केवल हो, बाकी अदर एलिमेंट्स का वैल्यू क्या हो, 0 हो, यदि इस तरह का कोई डिटर्मिनेंट हो तो इसका वैल्यू ऑलवेज आप शॉर्टकट तरीके से बता रहे हैं, आप निकाल सकते हैं, जल्दीबाजी के लिए है ये, कि क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 × 2 × 4। ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स में ही काम करेगा, जिसमें वैल्यू इसका कुछ भी हो डायगोनली सबको मल्टीप्लाई करेंगे, अदर एलिमेंट सबका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो देखिए क्या आता है, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर भी देखिए उस तरीके से, तो ये 1 1 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर है? चलिए तब आगे इसको हम लोग करते हैं। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू, अब यहाँ पे ए पे पावर क्यू है, तो डिटर्मिनेंट ए जब भाग हम यहाँ पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ए का क्यू भाग आप दिखा सकते हैं, डिटर्मिनेंट ये भाग में चला जाएगा, मल्टीप्लाई गुना है तो, और इसका वैल्यू हम क्या बताए, इसका वैल्यू आ गया 1। ठीक है, तो अब क्या है, इसका वैल्यू आ जाएगा, ये कट जाएगा, कटेगा तो कितना बचेगा, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर बचा, और इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर ही रहेगा। तो ये हमारा आ गया एडजॉइंट ए का वैल्यू आ गया, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा ये आया। हमको देखिए यही फाइंड करना था, डिटर्मिनेंट ए का इक्वल टू वैल्यू कौन क्या आएगा, तो डिटर्मिनेंट ए का ए स्क्वायर आया, डिटर्मिनेंट का ए स्क्वायर मतलब कंडीशन बी, यही हमारा इसका आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसमें से ऑप्शन में कौन सा होगा। ठीक है, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब इन्वर्स निकालने लायक मैट्रिक्स। तो हम लोग को पता है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कौन होता है, जो नॉन सिंगुलर हो, अर्थात डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसलिए 0 वाला ऑप्शन तो सवाल ही नहीं है कि आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं इसका सॉल्यूशन में, वी नो, हम लोग जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, आई। यस, पता है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, ये पहले भी हम लोग काफ़ी यूज कर चुके हैं और वेरीफाई भी कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि दोनों ही तरफ डिटर्मिनेंट लगा देते हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरफ डिटर्मिनेंट यदि लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए इंटू इतना का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। आई का भी डिटर्मिनेंट कर दीजिए। ठीक है, अब इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को, दोनों को, क्योंकि हमको पता है कि ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, ये हम लोग जानते हैं। इसलिए जब दो प्रोडक्ट है तो ये दोनों को अलग अलग हम डिटर्मिनेंट को कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए इंटू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब इसको देखिए डिटर्मिनेंट आई, आई मीन्स क्या समझ रहे हैं, आई मतलब दो ऑर्डर का बात कर रहा है, तो 1 0 0 1 है ये, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग को पता है, क्या करेंगे 1 इंटू 1 1, और ऐसे भी अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग बताए कि इस तरह का डिटर्मिनेंट रखने से डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वही डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाता है, अर्थात इसका वैल्यू कितना आ गया, डिटर्मिनेंट का 1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का वैल्यू चाहिए, तो इसको रखते हैं, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 1
और डिवाइडेड बाई ये इंटू डिटर्मिनेंट है, इसको डिवाइड में भेज दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको हम भेज दिए हैं। अब इसको आप लिख सकते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। वैसे आंसर आपका आ चुका, लेकिन क्वेश्चन का जो फॉर्म है उसमें लिखता है कि डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो आप देखिए इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ है इसका बी, 1/, डिटर्मिनेंट ए, 1/, डिटर्मिनेंट ए, तो आप इसको आंसर कह लीजिए। मेरे ख्याल से बच्चों यहाँ तक क्लियर होगा। बहुत सारा इसमें आज कुछ नया चीज़ आप लोग फार्मूला सीखे, उसको ध्यान दीजिएगा। इसमें जो आप थ्योरम देखे उस थ्योरम का यूज और भी कई जगह पे मिलेगा, जो बहुत ही काम का चीज़ है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो समझ में आया हो, अगर पहली बार आप देख रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित जरूर करें। और यदि कोई समस्या हो, कोई बात समझने में असुविधा हो तो कमेंट करें, उसका जवाब देने का हम जरूर प्रयास करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।